तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे क्लाइमेट चेंज का मेन कंट्रीब्यूटर है। और ये कहाँ से आती है? ये जब हम फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब कि तेल भी, और तेल के मुख्तलिफ वर्जन्स, और गैस भी। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। और हम फॉसिल फ्यूल को कम्बशन जब करते हैं तो एनर्जी लेते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए और एनर्जी सर्विसेज के लिए। तो 1992 में 1992 में CO2 के कंट्रोल के लिए UN के प्लेटफॉर्म से बहुत से मुल्कों ने फैसला किया कि हम फॉसिल फ्यूल का यूजेज कम करेंगे, और अपने लिए टारगेट्स रखेंगे कि हम बाय सो एंड सो ईयर इतने 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 परसेंट कम आएंगे, और बाय सो एंड सो ईयर हमारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो 186 मुल्कों ने इस ट्रीटी को रेटिफाई किया था। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर ये क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अमेरिका इसमें शामिल था, उन लोगों ने इसको रेटिफाई किया था। फिर बाद में 1997 में कयोटो प्रोटोकॉल जापान में बाइंडिंग टारगेट्स के साथ और डेट्स के साथ लोगों ने अपने लिए टारगेट्स रखे कि हम बाय सो एंड सो डेट्स इस तरह करेंगे, और ये 2005 से इफेक्टिव हुआ। इसको EU, रशिया, जापान, कनाडा, तकरीबन सारी डेवलपिंग कंट्रीज ने अडॉप्ट किया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अलावा वो उसमें इश्यूज हुए थे, लेकिन बहरहाल मेन इशू ये था कि उसकी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी। जैसे हमने पीछे देखा, हमें क्लियरली नज़र आ रहा था ना कि अमेरिका का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वो रिडक्शन करेंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बाकी सारे करते भी रहें तो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। तो उसकी लैंग्वेज में बहुत सारे कंसेशंस थी डेवलपिंग मुल्कों के लिए, छोटे मुल्कों के लिए, कि अब ये समझ लें कि ये ना भी करें तो खैर है। तो वो अमेरिका ने उसके अगेंस्ट फिर इसको रेटिफाई नहीं किया, इसको पार्टी नहीं बना अमेरिका के प्रोटोकॉल को। उसके बाद ओजोन डिप्लीशन। ओजोन आपको पता है कि एक लेयर है हमारी दुनिया के अराउंड, जो कि हमें सूरज से जो शुआएं आती हैं उसके मनफी असरात से बचाती हैं। वो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, जिसमें एक टाइम टेबल बना के हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करेंगे। ये इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट पूरी दुनिया में। और इसके तहत जो है 1995 तक तमाम डेवलप मुल्कों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो थे उनकी प्रोडक्शन बंद कर दी। उन्होंने बंद कर दी तो इसका मतलब है मोर और लेस पूरी दुनिया में बंद हो गई, क्योंकि प्रोडक्शन वहीं पे ज़्यादा थी। ये वो गैसेस थी जो आम जुबान में आप याद करें तो हमारे एयर कंडीशनर्स में पहले कुछ एक स्पेसिफिक गैस यूज़ होती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो ओजोन के लिए बुरी है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था। R12 वगैरह आ गए थे। फिर 2020 में HCFC यानी हाइड्रो फ्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, उनको भी ख़त्म कर दिया गया। तो अब आपके पास बिल्कुल लेटेस्ट गैसेस हैं जो जिनका ओजोन लेयर के डिप्लेशन में कोई रोल नहीं है। तो दिस वाज अ वेरी सक्सेसफुल एग्रीमेंट ऑन वर्ल्ड लेवल। फिर एक और इशू था कि एसिड ड्रेन्स को कम करना है। अब एसिड ड्रेन्स क्या होता है कि आपकी इन्वायरमेंट में गाड़ियों के स्मोक से और इस तरह और इंडस्ट्रियल स्मोक से दो चीज़ें चली जाती हैं हवा के अंदर, बेसिकली सल्फर और कार्बन। तो वो आपके रेन में शामिल होके रेन का पीएच लेवल बढ़ा देती हैं, यानी रेन को एसिडिक कर देती हैं। यानी पीएच लेवल, सॉरी, कम कर देती हैं। तो एसिड रेन जो है वो एसिड की शक्ल में नीचे गिरती है। ऑब्वियसली वो उसके मुख्तलिफ नुकसानात हैं। फसलों के लिए भी नुकसानदेह है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी नुकसानदेह है, ह्यूमंस के लिए भी नुकसानदेह है। ओवरऑल नहीं होना चाहिए उसको। तो उसको कम करने के लिए ज़्यादातर जो कन्वेंशंस आई थी वो कंट्री लेवल पे थी, नेशनल और रीजनल लेवल पे थी। फॉर एग्जांपल US क्लियर
एयर एक्ट और फिर क्लियर स्काइज एक्ट आए थे। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने, चाइना ने अपना अमेरिका के साथ कोलैबोरेट करके अपने पॉलिसी दी थी, एंड देव रिड्यूस्ड एसिड रेन्स। लेकिन इस ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये रीजनल और कंट्री लेवल पे हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस ही कुछ एक रीजनल और कंट्री लेवल पे होती है, और उनका इम्पैक्ट भी उधर ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गाड़ियों का धुआं वगैरह पाकिस्तान में है, तो हमें ये नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वो एरियाज जो इंडिया के करीब हैं, वहाँ पे हमारी जो भी एक्टिविटी होगी या उनकी जो एक्टिविटी होगी वो हमें भी नुकसान पहुंचाएगी। जैसे दिल्ली के अराउंड फसलें जो जलाई जाती हैं, तो उससे हर साल हमारे पास स्मॉग बढ़ जाती है, तो वो एक रीजनल लेवल पे उसकी ज़रूरत है। उस पे इंडिया और पाकिस्तान काम भी करते रहे, लेकिन वो किसी हद तक वो इफेक्टिव भी रहा, लेकिन ऑब्वियसली वो जो पॉलिटिकल अनरेस्ट और अनसर्टेनिटी रहती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसकी वजह से ये चीज़ भी इम्पैक्ट होती रहती है। अब अगली चीज़ ये कि जो एनर्जी यूज़ है, ये इसका नेशनल और वर्ल्ड सिक्योरिटी से बहुत ताल्लुक है। अभी आपने देखा कि जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है, अ, वो उसने कितना सीरियस इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया में एनर्जी की प्राइसेस पे। क्योंकि दो रीजंस, एक रीज़न तो ये कि आप, यूरोप जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है पूरी दुनिया के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का। यूरोप जो है वो रशियन ऑयल और गैस पे डिपेंडेंट है, और इसी तरह यूरोप खाने में रशिया और यूक्रेन दोनों पे डिपेंडेंट है। इनफैक्ट पूरी दुनिया खाने में, स्पेशली गंदम और कुछ इस तरह के ग्रेन्स में, पूरी दुनिया रशिया और यूक्रेन पे डिपेंडेंट थी। तो इस वॉर ने बड़ा सीरियस इम्पैक्ट डाला फूड सिक्योरिटी को भी और एनर्जी सिक्योरिटी को भी। जब यूरोप में प्राइसेस बढ़ी हर चीज़ की, तो फिर इसका मतलब है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पूरी बाकी दुनिया की भी काम होगी, क्योंकि यूरोप जो है वो इंडस्ट्री के लिए मशीनरी प्रोवाइड करता है, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो तकरीबन हर मुल्क जो है उसको, जैसे हमने पीछे देखा कि ऑयल इंपोर्ट्स जो हैं वो उनकी हमारी सिक्योरिटी को, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को डिस्टर्ब करते हैं, और उसकी फिर इम्प्लिकेशंस होती हैं, सियासी इम्प्लिकेशंस भी होती हैं, और इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस भी होती हैं। सियासी का मतलब होता है कि लोग फिर उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, और इकोनॉमिक का मतलब होता है कि आपकी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे, यानी मुल्क की मीशत पे उसका क्या असर पड़ता है, और माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे लोगों की मीशत पे उसका क्या असर पड़ता है। ज़्यादातर डेवलप मुल्क जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको यूरोप को बताया, तो यूरोप तो एक्चुअली आगे और डिपेंडेंस की तरफ जा रहा है, और ये 2030 तक जो है यूरोप ऑयल में 90% डिपेंडेंट हो जाएगा, मोस्टली रशिया और मिडल ईस्ट पे, और गैस में तकरीबन 80% डिपेंडेंट हो जाएगा। इसी तरह अमेरिका, चाइना, इंडिया, ये सारे नेट इम्पोर्टर्स हैं। चाइना कितना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करता है कि तकरीबन पूरी दुनिया से ख़रीदता है, मिडल ईस्ट से भी ख़रीदता है, साउथ अमेरिका से भी ख़रीदता है, अपने रीजन में सबसे ख़रीदता है। तो जहाँ जहाँ से उसको एनर्जी मिलती है वो ख़रीदता है। तो जब इतने बड़े इंपोर्टर्स मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल कतर एलएनजी बनाता है, तो जब उसको पता है कि चाइना एक बल्क में हमसे ले लेगा, तो फिर छोटे इंपोर्टर्स के लिए वहाँ स्पेस ही नहीं बचती, और उनको वो लाइन में खड़े होते हैं एनर्जी लेने के लिए, और उनको देने को कोई तैयार नहीं होता, क्योंकि उनके ऑर्डर्स ऑलरेडी बड़े बल्क में बड़े मुल्कों ने बुक करा लिए होते हैं। तो होता क्या है कि जब बड़े मुल्क जो हैं वो इस तरह करते हैं, तो छोटे मुल्क जो हैं वो एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि उनके पास एनर्जी रहे ही ना, क्योंकि उनको कोई बेचेगा ही नहीं। और एनर्जी अपनी बनाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए, जो कि ऑलरेडी यूरोप में प्रॉब्लम है, बड़े मुल्कों में प्रॉब्लम है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं कि हम पूरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया में ओवरऑल सिक्योरिटी को ठीक करने के लिए नेशनल और वर्ल्ड लेवल पे एक तरह से कह लें कि इस वक्त एक ये फीलिंग है कि बड़े मुल्कों को हेल्प करनी चाहिए छोटे मुल्कों की, कि वो अपनी सेल्फ सफिशिएंसी बरकरार रखें, ताकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी ना हो। और उसके लिए वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन मेजर तरीका जो इस वक्त इस्तेमाल कर रही है डेवलप्ड वर्ल्ड, वो ये कर रही है कि ऑल्टरनेट एनर्जी को इंसेंटिवाइज कर रही है, कि छोटे मुल्क जो हैं वो ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाएं।
अब ऑल्टरनेट एनर्जी मतलब के फ्यूल ऑयल्स और गैस के अलावा दूसरे सोर्सेज, तो वो कौन से सोर्सेज हैं उनको टेक्निकल पर्सपेक्टिव से पहले देखते हैं और फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो एक एक जो गो टू फ्यूल होता है ऑयल गैस के अलावा, वो गरीब मुल्कों के लिए, बल्कि इवन बड़े मुल्कों के लिए भी, वो कोल होता है, क्योंकि कोल दुनिया में जगह जगह पे निकलता है। और आप खुद ही निकाल लेते हैं और खुद ही उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोल जो है वो सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एसिड रेन्स होती हैं और क्लाइमेटिक इफेक्ट्स होते हैं, और इवन लोकल सतह पे और बहुत सारे उसके डेंजर्स होते हैं। स्पेशली जो कोल के लो कैलोरीफिक वैल्यू वाले वेरिएंट्स हैं, जैसे लिग्नाइट है सिंध के अंदर जो हमारा थर कोल निकलता है। लिग्नाइट जो है वो कोल में सबसे लोएस्ट क्वालिटी का कोल होता है, दो वजह से। एक वजह ये कि वो पर यूनिट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड वो बहुत ज़्यादा सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और सेकेंडली उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होती है, यानी आपको बहुत ज़्यादा जलाना पड़ता है थोड़ी सी भी हीट लेने के लिए। जबकि जो हाई क्वालिटी का कोल होता है वो आपको कम जलाना पड़ता है और वो कम सल्फर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फिर इसके अलावा सिंथेटिक फ्यूल्स होते हैं। सिंथेटिक फ्यूल्स बेसिकली स्ट्रिप माइनिंग करनी होती है उनके लिए। स्ट्रिप माइनिंग का मतलब होता है, एक तो माइनिंग आप ऐसे करते हैं ना कि आप ज़मीन में सुराख करते हैं और फिर वहाँ पे अंदर जाके जो रिजर्व्स होते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं और उनको निकालते हैं। तो स्ट्रिप माइनिंग का मतलब होता है कि सुराख नहीं, बल्कि पूरी की पूरी ज़मीन को उठा के, आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों पे, इवन थर में हमारे पास अ, बहुत बड़े बड़े घड़े खोदे जाते हैं, यानी किलोमीटर्स उनका रेडियस होता है, वो खोदे जाते हैं और नीचे से फ्यूल का सोर्स निकाला जाता है। तो उसको स्ट्रिप माइनिंग कहते हैं कि सुराख करने के बजाय पूरी की पूरी ज़मीन को खोद के उस सारे एरिया को वहाँ से निकाला जाए। तो ये जो सिंथेटिक फ्यूल, ये जो सिंथ फ्यूल्स हैं या स्ट्रिप माइनिंग जहाँ पे भी चाहिए, कोल में भी कभी कभी चाहिए होती है, क्योंकि ये जो जो मैंने आपको लिग्नाइट का बताया, ये इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं या लाइट ग्रे कोल भी कहते हैं। तो इसका कलर ज़रा लाइट होता है और बाकी मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बताई। तो इनको स्पेसिफिक साइजेस में निकालना ज़रूरी होता है ताकि वो यूजेबल हो, उसके लिए स्ट्रिप माइनिंग चाहिए होती है। लेकिन फिर वो उसकी कॉस्ट्स बहुत बढ़ जाती है, नंबर एक। और नंबर दो कि ये स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। फिर एक और सोर्स होता है कि कोल को उधर ही गैस बना लिया जाए। ये इसके आपने मुख्तलिफ वर्ड सुने होंगे, जैसे ऑन साइट कोल गैसिफिकेशन या वेट बेड कोल प्लांट, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। आइडिया ये है कि वहाँ पे कोल से फ्यूल का सोर्स पैदा कर दिया जाए पोर्टेबल, और उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज़्यादा ना हो। यानी कोल तो अगर आप लेके जाएंगे ना तो जलाएंगे, फर्ज करें थर से लेके आते हैं आप कराची, या कराची के मज़ाफ़ात में जो इंडस्ट्री है तो यहाँ पे जलेगा और यहाँ पे सल्फर और CO2 आएंगे, तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ गैस में है, तो यहाँ पे आके जो गैस जलती है वो चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करती, क्योंकि आपने वहीं पे उसको उसकी फॉर्म चेंज कर दी होती है। और उस वक्त जो आप फॉर्म चेंज कर रहे होते हैं तो आप उसके एमिशंस को कैप्चर कर लेते हैं और किसी तरह फिर उसको डंप करते हैं ऐसी जगहों पे जो कि एसिड रेन्स ना प्रोड्यूस करें। फिर अगला सोर्स सोलर एनर्जी है। अब सोलर एनर्जी दो तरीके से एनर्जी मिलती है आपको। नंबर एक, ये जो हम स्टैंडर्ड देखते हैं घरों के ऊपर या इंडस्ट्री में, PV सेल्स लगे होते हैं, फोटोवोल्टाइक सेल्स लगे होते हैं, शीट होती है जिसपे धूप पड़ती है और वो एनर्जी जनरेट करती है। दूसरा थर्मल प्रोसेस होता है, यानी आप सूरज की शुआ को कहीं पे कंसंट्रेट करके हीट जनरेट करते हैं। वो भी आपने देखा होगा कि लोग फोकस्ड ग्लासेस लगाते हैं या बड़े बड़े थाल की शक्ल के मेटालिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि अपने सेंटर में हीट को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं। अब इस सोलर का एक बड़ा चैलेंज यही है कि इसको जगह चाहिए होती है। आपने PV सेल लगाना है या थर्मल कंसंट्रेशन यूनिट लगाना है, तो आपको किसी जगह पे लगाना होगा। जितनी ज़्यादा जगह पे रखेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लेंगे, तो इसको जगह चाहिए होती है। बाकी ऑब्वियसली इसकी एनर्जी की एफिशिएंसी के इश्यूज भी हैं। अभी जो आपको मार्केट में सेल्स मिल रहे हैं
उनकी जो रेटेड एनर्जी है वो 20 और 30 के दरमियान है। अभी मज़ीद बेहतर आने शुरू हो गए हैं, और जो रिसर्च लेवल पे 50 to 60 भी नज़र आ रहा है आपको, लेकिन इंडस्ट्री में फ़िलहाल हम 30 से नीचे चल रहे हैं। तो और इस तरह के इश्यूज भी हैं इसके। फिर इसके स्टोरेज के इश्यूज होते हैं कि एनर्जी ले तो ली, बना तो ली, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसको स्टोर कैसे करेंगे। आप अगर किसी शहर में हैं तो वो तो आप चलें ग्रिड को बेच सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री तो शहरों में नहीं होती है, इंडस्ट्री शहरों के बाहर होती है। तो बहुत सी जगहों पे एक्चुअली ग्रिड भी नहीं होती है। मैं स्पेशली एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जहाँ पे काम कर रही होती है, तो स्टोरेज इशू होता है। फिर आपको बैटरीज में स्टोर करना पड़ता है, बैटरीज की कॉस्ट प्रोहिबिटिव हो जाती है। तो सोलर के अपने इश्यूज हैं। फिर बायोमास, बायोमास का मतलब कि जो आप जानवरों के फजले से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा एरिया आपको चाहिए होता है। और अ, फिर उसके अपने इश्यूज हैं, जैसे वो सराउंडिंग एरियाज के लिए वहाँ पे मुश्किल क्रिएट होती है। भू और एग्रीकल्चर नहीं हो सकता वहाँ के एरियाज में।